भिखारी खंड क। वह मंदिर रेलवे स्टेशन के बगल में ही था। शहर का सबसे बड़ा और चहल पहल वाला मंदिर। मंदिर के अंदर नारायण विराजते थे और मंदिर के बाहर दरिद्र नारायण। यही कोई 100 की संख्या में। लोग श्रद्धा, भक्ति भाव व संतोष की भावना से पूजा पाठ कर मंदिर से बाहर निकलते तो कुछ पैसे भिखारियों को भी दे देते। कुछ लोग प्रसाद में चढ़ाए हुए लड्डुओं का भी दान किया करते। कुछ दानी किस्म के लोग पूरा लड्डू का पैकेट सिर्फ भिखारियों को दान करने के लिए ही खरीदते और एक एक करके सभी भिखारियों में बांट देते। अमीर लोग महंगे शुद्ध घी में बने लड्डू दान करते और मेरे जैसे साधारण लोग भी कभी कभार एक आध सस्ता बेसन का लड्डू दान कर दानी बनने का आनंद प्राप्त कर लिया करते। कुछ खैनी बनाते हुए अरियल किस्म के भिखारी लड्डू लेने से इनकार भी कर दिया करते। ऐसे अरियल किस्म के भिखारियों को सिर्फ मुद्रा दान ही संतुष्ट कर पाती है। वे भी अपनी जगह सही होते हैं। ज़्यादा लड्डू खाने से पेट खराब होने का खतरा भी तो होता ही है। लड्डू खाते खाते मन उगता जाता होगा उनका। रुपए मिलने से तो स्वादानुसार चीज़ें खाई जा सकती हैं। जो भी हो, दान का बड़ा महत्व रहा है हर धर्मों में। इहलोक और परलोक दोनों सुधारने का सबसे सस्ता, सुंदर और सुलभ माध्यम। जैसा कि कहते हैं कि गरीबों की हाय में काफ़ी ताकत होती है, शायद वैसे ही गरीबों की दुआओं में भी काफ़ी शक्ति होती होंगी। इन्हीं भिखारियों की फौज में एक थोड़ा अलग सा भिखारी था। कुछ तो था उस भिखारी में जो कि उसको बाकी भिखारी से अलग करती थी। ठीक ठाक कुछ भी कह पाना मुश्किल था। कौन जाने केहू भेष में। वह ऊन में ज़्यादा नहीं लग रहा था, 40 से कम का ही होगा। शरीर पर अगर जगह जगह पट्टियां नहीं होती तो ये कहा जा सकता था स्वस्थ गबरू जवान भिखारी। किंतु वह लगातार रोए जा रहा था किसी जवान विधवा की तरह। क्या कष्ट था उसे, यह कहना थोड़ा कठिन था। वह दिन भर रोता ही रहा, कभी जोर जोर से तो कभी सुबक सुबक कर। लेकिन इस बीच वह दान पात्र को हर 10-15 मिनट पर जमीन पर जोर जोर से पटकना नहीं भूलता। हर आते जाते लोगों का ध्यान उस ओर चला ही जाता। कोई गालियां दे जाता तो कोई पैसे। शाम 4:30 बजे तक उसका रोना बंद हो चुका था। अब वह लगातार बोले जा रहा था, कुछ दे दो बाबा, कुछ दे दो भाई, कुछ कृपा करो बहना, भूख से बिलबिला रहा हूँ, आदि इत्यादि। जैसा कि हर भिखारी कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा था, भिखारी की ऊर्जा भी खत्म होती जा रही थी। अंधेरा होने ही वाला था। भिखारी ने अपना सारा सामान समेटा और वहां से चल दिया। वह भिखारी आधे घंटे तक तेज गति से चलता रहा। लगभग 1-2 किलोमीटर चलने के बाद वह ऐसी जगह पहुंचा जहां काफ़ी गाड़ियां लगी हुई थी। एक कतार में कई 4 व्हीलर्स थी। वह सीधा एक पजेरो स्पोर्ट के पास गया और अपने झोले से उसने एक चाबी निकाली। कार का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर प्रवेश कर गया। हर काम वह बहुत ही तेज़ी से कर रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपनी सारी पट्टियाँ खोली और कपड़े बदले। कार में ही रखे नैपकिन से अपना चेहरा पोंछा और कार को स्टार्ट कर वहाँ से तेजी से निकल पड़ा। अंधेरा हो चुका था। वह 1 घंटे तक कार चलाता रहा। शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुकी थी। इस इलाके में आबादी उतनी सघन नहीं थी, परंतु यहाँ नए बने हुए कई अपार्टमेंट्स थे और अंततः उसकी गाड़ी ऐसे ही एक नए बने आलीशान बहुमंजिला अपार्टमेंट में प्रविष्ट कर गई। कार अपनी जगह पर पार्क करने के बाद वह सीधा लिफ्ट से 25वीं मंजिल पर बने अपने फ्लैट में पहुंचा। रात 8:30 बजे तक वह अपने दिन रात की कमर तोड़ मेहनत से खरीदे हुए आशियाने में पहुंच चुका था। आशियाना आलीशान था। खंड ख। घर के अंदर पहुंचते ही उसने अपना सारा सामान रखा और सीधा बाथरूम में घुस गया। वह लगभग 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहा। नहाने के बाद उसे पहचानना कठिन हो रहा था कि यह वही भिखारी है। थोड़ी देर में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। भिखारी ने दरवाजा खोला। आगंतुक कोई अनजानी नहीं थी। साधारण सी दिखने वाली लेट 30s की महिला थी। उसे देखते ही भिखारी बोला, बड़ी देर कर दी आज आने में, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, भूख से बिलबिला रहा हूँ। आज क्या लाई हो खाने में, और आज तुम कहाँ भीख मांग रही थी? सारे सवाल एक साथ पूछ डाले हुए क्या? अर्णब गोस्वामी बनते जा रहे हो तुम। मैं आज कल्पित नगर के बड़े हनुमान जी वाले मंदिर के बाहर थी। मंगलवार के दिन तो पूछो ही मत, वहाँ कितनी भीड़ रहती है। आने का मन ही नहीं कर रहा था। 8th पे कमीशन के बाद से तो लोग 5 के बजाय 10 रुपये देने लगे हैं। अच्छा है, चलो जल्दी से नहा कर आओ, साथ में बैठकर खाएंगे। अच्छा बाबा, तुरंत आती हूँ, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। आज नान और पनीर 2 प्याजा लाई हूँ। चिकन खाते खाते बोर हो चुकी थी मैं भी। स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना है। भिखारन बिना और देरी किए हुए बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। लगभग आधे घंटे बाद वह बाथरूम से निकली। नहाने के बाद उसे भी पहचानना मुश्किल हो रहा था
अब वह ना साधारण लग रही थी, ना ही लेट 30s की कोई महिला, बल्कि अब वह अर्ली 20s की लड़की लग गई थी। निकलते ही उसने कहा, तुम्हारे कारण मुझे आधे घंटे में ही निकलना पड़ा, वरना मुझे नहाने में 2 घंटे से कम नहीं लगते। अच्छा ठीक है, मुझे अब माफ़ भी कर दो, जल्दी आओ, भूख लगी है। दोनों सोफे के आगे लगे मेज पर खाना खाने लगते हैं। कमरे में लगे बड़े से एलईडी टीवी को ऑन करके HBO चैनल लगा देते हैं। अवेंजर्स देखते हुए दोनों अपना खाना खत्म करते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद सब कुछ निपटाने के बाद सोफे पर ही आराम की मुद्रा में आपस में बातचीत शुरू। पहले भिखारन, हमें लिव इन रिलेशन में साथ रहते हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक हम दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं। फेस्टिव सीजन होने के कारण तुम भी बिजी थी और मैं भी, कभी लंबी बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा पहले ये बताओ, तुम भिखारी क्यों बने? व्हाट मेड यू चूज दिस फील्ड एज कैरियर? पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षक था। उतनी बुरी भी नहीं थी जिंदगी, लेकिन जो बात सबसे अधिक इरिटेट करती वो थी अमीर माता पिताओं को ऐसा लगता कि वे गरीब शिक्षकों पर कोई एहसान कर रहे हो। मैंने सोचा अगर एहसान ही मानना है तो भीगी क्यों ना मांगा जाए। इस अलावा कुछ और बातें थीं, कुछ उबाऊ हो गई थी जिंदगी। वही रोज एसी क्लासरूम में घंटों बैठे रहना, उस ठंडे वातावरण में अमीरों के डिसिप्लिन्ड, कभी भी ना शैतानी करने वाले पढ़ाकू, ठंडे ठंडे दिमाग वाले ठंडे ठंडे बच्चे। मैं भी ठंडा होता जा रहा था, डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। अगर कुछ दिन और वहाँ टिक जाता तो शायद पागल हो जाता। मुझे ऐसा लगा मानो मुझे जिंदगी कहना चाह रही हो, भाग यहाँ से बच्चा और बाहर जाकर जिंदगी की गर्मी का एहसास कर। तुमने रामधारी सिंह दिनकर की हिम्मत और जिंदगी नहीं पढ़ी है? चंद्रमा की शीतलता का आनंद वही उठा सकता है जो दिन भर सूर्य की प्रचंड किरणों की गर्मी में जला हो। आज मुझे सुख चैन खुश कर पा रही हैं, पहले डिप्रेस करती थी। वाह, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तुम तो काफ़ी पढ़े लिखे जान पड़ते हो, कुछ लिखते क्यों नहीं? अपनी आत्मकथा ही लिख डालो। कौन छापेगा भिखारी की आत्मकथा? प्रकाशकों की भी दिलचस्पी सिर्फ माई एक्सपेरिमेंट्स विद हिपोक्रेसी जैसी किताबें छापने में ही रहती है। कुछ कहानियाँ लिखकर भेजी थी पत्रिकाओं में, पर कोई भी छप नहीं पाया। पता नहीं संपादकों को क्या पसंद आता है, उन्हें खुश कर पाना बड़ा ही दुरूह कार्य है। हाँ, मैंने भी कुछ पत्रिकाओं की कुछ एक कहानियाँ पढ़ी है, उतनी बुरी भी नहीं होती है, परंतु वो आकर्षण नहीं होता, कुछ नयापन नहीं, सच पूछो तो घिसी पिटी ही होती है। क्रिएटिविटी कब का मर चुकी है, सिर्फ पॉलिटिक्स ही बची हुई है। मेरा तो मन और अधिक लिखने का करता है, पर डर लगता है लोग डंडा लेकर मैं पीछे ही ना पड़ जाएं, लोगों की भावनाएं ना आहत हो जाएं। काफ़ी संवेदनशील हो गए लोग, आजकल मजाक भी नहीं समझते। वी आर लिविंग इन ए डेंजरस सोसाइटी, नंबर ऑफ सीरियस पीपल एंड इंटेलेक्चुअल्स हैव क्वाड्रुपल्ड इन लास्ट 1 ईयर। फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। सरकारी संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों का मजाक उड़ाने का इल्जाम लगाकर देशद्रोह के तहत मुझे जेल में ही ना डाल दें। ये भी हो सकता है कि सहिष्णुता का दावा करने वाले अहिंसा के पुजारी, जो हिंसा सालों से अपने अंदर दबाकर बैठे हैं, उस हिंसा का शिकार मुझे ही ना होना पड़े। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर भूखे कुत्तों के आगे न डाल दें। कहीं उन्हें ऐसा न लग जाए कि मैंने किसी महापुरुष का अपमान कर दिया हो। जिसका अपमान हो जाए वो महापुरुष नहीं। नॉन वायलेंस इज नॉट अपोजिट ऑफ वायलेंस। दोज हु बोस्ट ऑफ सिंप्लिसिटी हैव गॉट टन्स ऑफ वैनिटी हिडन डीप इनसाइड देम। खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ, तुम भिखारन कैसे बनी? मैं पहले स्कॉट का काम करती थी। मेरी भी जिंदगी उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन मैं भी उब चुकी थी। हर कोई एक ही काम करते करते उब ही जाता है। जिस दिन भीख मांगते मांगते उब जाऊंगी, फिर से पुराना काम करने लगूंगी। क्या तुम्हारा सिलेक्शन ऑल इंडिया स्कॉट सर्विस कमीशन के द्वारा हुआ था? नाइस जोक, रियली ए नाइस जोक। नो, आई एम नॉट जोकिंग। कई वर्षों पहले सुनने में आया था कि तुम लोगों की मदमाती पदचाप की ध्वनि माननीय आवाज में भी गूंजने लगी थी। पता नहीं, शायद सरकारी रही हो। छोटी बातें हैं, होती ही रहती हैं, हजारों साल से होता आया है, कुछ नया नहीं है इन बातों में। आजकल मीडिया वाले बातों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं। लोग भी इन्हीं खबरों को चटकाए लेकर सुनना पसंद करते हैं। जो रोगा को भाई सो बेदा फरमाए। वैसे भी अगर कुछ ऑल इंडिया स्कॉट सर्विस कमीशन जैसा कुछ होता तो मेरा सिलेक्शन कभी नहीं होता। मेरे पास रियल टैलेंट है। मैं कभी भी सरकारी अधिकारियों को घूस नहीं देती और बिना घूस के सरकारी नौकरी तो होने से रही। डोंट थिंक आई एम ट्राइंग टू जज यू। दो वयस्क अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, इनसे किसी दूसरे का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। वैसे ये बड़ा ही उलझा हुआ मुद्दा है। ठीक है, मेरे सामने ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम बड़े ही ओपन माइंडेड हो। रात हो गई है, नींद आ रही है, सोने चला जाए। ठीक है, चलो अब सोने ही चला जाए। कड़ी मेहनत की है आज दिन भर, बड़ी ही मीठी नींद आएगी। सुबह उठकर सोचा जाएगा कि भीख मांगा जाए या घूमने के लिए कोई हिल स्टेशन चला जाए।